Bismillahirrahmanirrahim. Dear students of MPhil semester 2nd, Assalamu alaikum and again welcome to ISP. Dear students, last lecture में हमने descriptive statistics का use in education research discuss किया था. How do you analyze the data using descriptive statistics in education research? In this lecture we will discuss the concepts and uses of inferential statistics in education research. Lecture outline आपके सामने है. सबसे पहले हम इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स के कंसेप्ट और यूजेस को डिस्कस करेंगे. उसके बाद इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स में 3 अप्रोचेस, हाइपोथेसिस टेस्टिंग, कॉन्फिडेंस इंटरवल अप्रोच और इफेक्ट साइज अप्रोच को डिस्कस किया जाएगा. इसके साथ साथ हाइपोथेसिस टेस्टिंग में पोटेंशियल एरर्स और पॉजिटिव आउटकम्स को डिस्कस किया जाएगा. सबसे पहले हम बात करते हैं इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स का कंसेप्ट और यूजेस. लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ स्टैटिस्टिकल टेस्ट यूज्ड फॉर क्वांटिटेटिव एनालिसिस. फर्स्ट वन इज डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स एंड सेकंड वन इज इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स. लास्ट लेक्चर में जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स के फंक्शन क्या है, तो देयर आर 4 मेन फंक्शंस ऑफ डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स. नंबर 1, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स describe trends in the data. It indicates general tendencies in the data. It helps us to indicate the spread of scores. And number 4, it helps us to indicate comparison of how one score relates to all other scores. लेकिन इसके बरक्स इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स कब हमारे काम आती है? There are 2 main functions of inferential statistics. It helps us when we compare 2 or more groups. जब हमने 2 या 2 से ज़्यादा ग्रुप्स के व्यूज़ को आपस में कंपेयर करना हो, at that time inferential statistics comes into play. Or if we want to relate 2 or more variables, जब हम रिलेशनशिप देखना चाहते हैं 2 या 2 से ज़्यादा वेरिएबल्स का हाइपोथेसिस टेस्टिंग के ज़रिए, तो उस वक्त इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स हमारे काम आती है. बेसिक आइडिया क्या है इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स के यूज़ के पीछे? द बेसिक आइडिया इज टू लुक एट स्कोर्स फ्रॉम अ सैंपल एंड यूज द रिजल्ट्स टू मेक प्रेडिक्शंस अबाउट द एंटायर पॉपुलेशन. पॉपुलेशन से सैंपल हम सेलेक्ट कर लेते हैं और उस सैंपल की बुनियाद पर रिजल्ट्स ड्रा करके पूरी पॉपुलेशन के बारे में प्रेडिक्शन करने के लिए इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स हमारी हेल्प करती है. सैंपल क्यों ड्रा किया जाता है? इट इज़ बिकॉज वी कैन नॉट स्टडी द एंटायर पॉपुलेशन ड्यू टू इट्स साइज एंड कॉस्ट. So we instead examine a sample chosen from the population. कॉस्ट ज़्यादा आती है, साइज़ बहुत बड़ा होता है पॉपुलेशन का, जिसकी वजह से हमें सैंपल सेलेक्ट करना पड़ता है. इस सैंपल का एनालिसिस करके उससे स्कोर ऑब्टेन करते हैं और स्कोर ऑब्टेन करने के लिए 3 अप्रोचेस यूज़ होती हैं. ये 3 अप्रोचेस हम किस लिए यूज़ करते हैं? 3 सवालों के जवाब हासिल करने के लिए. Number 1, is the sample score probably the wrong estimate of the population mean? क्या जो सैंपल से हासिल शुदा रिजल्ट हैं वो पॉपुलेशन मीन का सही एस्टीमेट करते हैं या गलत एस्टीमेट करते हैं? इस सवाल का जवाब तलाश करने के लिए हम हाइपोथेसिस टेस्टिंग से हेल्प लेते हैं. पहली अप्रोच यानी हाइपोथेसिस टेस्टिंग को यूज़ करते हैं. फिर हम इस रिज़ल्ट को मज़ीद कन्फर्म करने के लिए, अपना कॉन्फिडेंस गेन करने के लिए कि जो रिजल्ट हाइपोथेसिस टेस्टिंग के ज़रिए आए हैं क्या वो सही है या नहीं है, तो हम दूसरे सवाल की तरफ आते हैं. हाउ कॉन्फिडेंट आर यू दैट योर सैंपल स्कोर इज़ राइट? तो जो रिजल्ट आया है हाइपोथेसिस टेस्टिंग के ज़रिए वो सही है. अगर सही है तो किस हद तक सही है, तो उसके लिए हम कॉन्फिडेंस इंटरवल अप्रोच यूज़ करते हैं. और तीसरी अप्रोच इफेक्ट साइज, किस सवाल के जवाब के लिए हम उसका तलाश करने के लिए, सवाल का जवाब तलाश करने के लिए यूज़ करते हैं. डज द सैंपल स्कोर आर डिफरेंसेस बिटवीन 2 ग्रुप्स मेक प्रैक्टिकल सेंस? क्या जो रिजल्ट्स आए हैं हाइपोथेसिस टेस्टिंग के ज़रिए और कॉन्फिडेंस इंटरवल अप्रोच के ज़रिए उनको कंफर्म किया गया है, क्या जो डिफरेंसेस बता रहे हैं 2 ग्रुप्स के दरमियान, उन डिफरेंसेस में प्रैक्टिकली कितने की मीनिंगफुल है? वो डिफरेंसेस मीनिंगफुल हैं या नहीं? उनकी स्ट्रेंथ क्या है? उनका रिलेशनशिप की स्ट्रेंथ क्या है? प्रेडिक्शन किस हद तक कर रहे हैं 2 ग्रुप्स के बारे में? तो उसके लिए हमें इफेक्ट साइज अप्रोच को यूज़ करना पड़ता है. दीज 3 प्रोसीजर्स और अप्रोचेज रिसर्चर यूजेस टू एग्जामिन दीज क्वेश्चंस आर कॉल्ड हाइपोथेसिस टेस्टिंग, कॉन्फिडेंस इंटरवल एंड इफेक्ट साइज अप्रोच. अब हम एक एक करके इन तीनों अप्रोचेस को अलग अलग
देखते हैं। सबसे पहले हाइपोथेसिस टेस्टिंग। हाइपोथेसिस टेस्टिंग क्या है? Hypothesis testing is a procedure for making decisions about results by comparing an observed value of sample with the population value. To determine किस लिए हम hypothesis testing करते हैं? If no difference or relationship exists between the values, कि दोनों ग्रुप्स के दरमियान डिफरेंस है या नहीं है, अगर है तो किस हद तक है। This is the traditional way to test whether the sample mean is a good estimate of the population में। ये एक ट्रेडिशनल तरीका है सैम्पल मीन को कंपेयर करने का, दो ग्रुप्स के मीन्स को कंपेयर करने का। इट प्रोवाइड्स अ यस नो आंसर। ये तरीका, जो हाइपोथेसिस टेस्टिंग का तरीका, सिंपली यस नो आंसर देता है। ये नहीं बताता कि डिफरेंस कितना लार्ज है, रिलेशनशिप कितना स्ट्रॉन्ग है। फ्रीक्वेंटली यूज टेस्ट इन एजुकेशन रिसर्च फॉर हाइपोथेसिस टेस्टिंग। हाइपोथेसिस टेस्टिंग के लिए टी टेस्ट यूज़ होता है, एनोवा यूज़ होता है, एनकोवा, मैन विटनी यू टेस्ट, क्रस्कॉल, वालेस टेस्ट, स्पाइस केयर टेस्ट, कोरिलेशन, मल्टीपल रिग्रेशन। ये दो ग्रुप्स हैं टेस्ट के, पैरामीट्रिक और नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट। तो ये यूज़ होते हैं हाइपोथेसिस टेस्टिंग के लिए। पैरामीट्रिक और नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट दो ग्रुप्स, इनका की डिस्कशन बाद में डिटेल के साथ होगी तीसरे चैप्टर में। देयर आर 5 स्टेप्स इन हाइपोथेसिस टेस्ट। हाइपोथेसिस टेस्टिंग में रिसर्चर को ये 5 स्टेप्स पर काम करना पड़ता है। सबसे पहले रिसर्चर करता क्या है? रिसर्चर आइडेंटिफाइज द नल एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। नल और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या होते हैं, ये हम लास्ट सेमेस्टर में, पहले सेमेस्टर में इनकी टाइप्स को बड़ी डिटेल के साथ डिस्कस कर चुके हैं। आपको चाहिए कि अब फिर दोबारा उन रेलेवेंट चैप्टर्स को जो टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस से रिलेटेड है उनको दोबारा पढ़ लें, ताकि आपके जहन में रिकॉल हो जाए। और आइडेंटिफाई कर लेता है रिसर्चर नल या अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। उसके बाद सेट द लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस और अल्फा लेवल फॉर रिजेक्टिंग द नल हाइपोथेसिस। अल्फा लेवल सेट कर लेता है रिसर्चर को। 0.01 पर भी सेट कर सकता है, 0.05 पर भी कर सकता है। अल्फा लेवल सेट करने के बाद डाटा कलेक्ट करता है। डाटा कलेक्ट करने के बाद जो भी डाटा कलेक्ट होता है उन पर स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स के ज़रिए उनको रिजल्ट ड्रा करता है, और उन रिजल्ट्स की बुनियाद पर मेक्स अ डिसीजन अबाउट रिजेक्टिंग और फेलिंग टू रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट होता है या एक्सेप्ट होता है, तो वो उन रिजल्ट्स की बुनियाद पर स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स के ज़रिए जो रिजल्ट्स आए तो उनकी बुनियाद पर फैसला कर लेता है। सेलेक्ट या रिजेक्ट का असूल क्या है? इफ़ द ऑब्जर्व्ड पी वैल्यू इज़ लेस दैन अल्फा लेवल यू रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस वाइस वर्सा। अगर पी वैल्यू लेस दैन अल्फा, आपका अल्फा लेवल है 0.01 या 0.05, जो भी आपने एडजस्ट किया होता है, अगर ऑब्जर्व पी वैल्यू या कैलकुलेटेड वैल्यू इससे कम आती है, इज लेस दैन अल्फा लेवल, देन यू रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस। फिर आप रिजेक्ट कर देते नल हाइपोथेसिस को, क्योंकि इस अल्फा लेवल, इस पी वैल्यू का मतलब ये होता है कि देयर इज सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन द टू ग्रुप्स। मिसाल के तौर पर इस मिसाल में देखें कि ये इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट अप्लाई किया गया एक दो ग्रुप्स के डाटा पर। नॉन स्मोकर थे 26 और स्मोकर थे 24। देखना ये था कि डिप्रेशन, स्मोकिंग की वजह से डिप्रेशन को कितना फर्क पड़ता है। तो मीन उनका लिया 69.77, नॉन स्मोकर का मीन था 79.79, स्मोकर्स का मीन था। फिर उनका स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट कर लिया। फिर टी की टेबल भी सामने आ जाती है, जब ये दोनों टेबल सामने आ जाती हैं SPSS के ज़रिए। तो टी वैल्यू, इसमें मेन चीज़ देखनी होती है कि टी वैल्यू क्या है, और सिग्नेचर। इस सिग्नेचर वैल्यू को हम ऑब्जर्व्ड पी वैल्यू कहते हैं। अगर ये आपके अल्फा लेवल से कम है, जैसा कि इसमें कम है, 0.01 से भी कम है, 0.05 से भी कम है, तो फिर आपका नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट होता है, क्योंकि इससे यह ज़ाहिर होता है कि सिग्निफिकेंट डिफरेंस है बिटवीन टू ग्रुप्स। तो इसकी बुनियाद पर हम अपने नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट या एक्सेप्ट करते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं एरर्स कौन कौन सी आती हैं। चार तरह के रिजल्ट्स आते हैं हमारे सामने। हाइपोथेसिस टेस्टिंग के नतीजे में 4 तरह के आउटकम्स आ सकते हैं। 2 एरर्स होती हैं उसमें, 2 पॉजिटिव आउटकम्स होते हैं। एरर्स को कहते हैं टाइप 1 एरर और टाइप 2 एरर। टाइप 1 एरर कब अकर होती है? व्हेन द नल हाइपोथेसिस इज रिजेक्टेड बाय द रिसर्चर व्हेन इट इज एक्चुअली ट्रू। गलती से रिजेक्ट कर देता है, ट्रू होता है नल हाइपोथेसिस, लेकिन रिसर्चर गलती से रिजेक्ट कर देता है, उसको कहते हैं टाइप 1 एरर। और जब
टाइप 2 एरर कब अकर होती है? व्हेन द रिसर्चर फेल्स टू रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस ने रिजेक्ट होना होता है, लेकिन वो रिजेक्ट करने में गलती कर देता है, तो इसको कहते हैं टाइप 2 एरर। तो जो पॉजिटिव आउटकम्स हैं वो इसके उलट है, यानी अगर वो टाइप 1 एरर कमिट नहीं करता, सही फैसला करता है, तो वो पॉजिटिव आउटकम है, या टाइप 2 एरर वो कमिट नहीं करता, सही फैसला करता, तो वो पॉजिटिव आउटकम दूसरा हो जाता। तो ये दो पॉजिटिव आउटकम्स होते हैं हाइपोथेसिस टेस्टिंग में, और दो एरर्स होती हैं। एरर्स टाइप 1 एरर और टाइप 2 एरर्स कहलाती हैं। उसके बाद बात करते हैं हाइपोथेसिस टेस्टिंग में कॉन्फिडेंस इंटरवल अप्रोच की। पहले भी बात हुई है, पहले भी ये मैंने डिस्कस किया है कि हाइपोथेसिस टेस्टिंग के ज़रिए हमें सिर्फ ये पता चलता है कि डिफरेंस है या नहीं। ऑल्दो द डिसीजन टू रिजेक्ट और फेल टू रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस प्रोवाइड्स यूजफुल इंफॉर्मेशन। हम सिर्फ उसकी बुनियाद पर नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट या एक्सेप्ट कर सकते हैं, बट इट डज नॉट इंडिकेट द मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस इन मीन स्कोर्स। लेकिन मीन स्कोर्स में डिफरेंस कितना बड़ा है, उसका मैग्नीट्यूड क्या है, उसकी शिद्दत कितनी है, वो हाइपोथेसिस टेस्टिंग के ज़रिए पता नहीं चलता। उसके लिए हमें कॉन्फिडेंस इंटरवल अप्रोच पे जाना पड़ता है। ये अप्रोच हमें बताती है कि डिफरेंस कितना लार्ज है, कितना स्मॉल है। अ कॉन्फिडेंस इंटरवल इज द रेंज ऑफ अपर एंड लोअर स्टैटिस्टिकल वैल्यूज दैट आर कंसिस्टेंट विद ऑब्जर्व्ड डाटा एंड लाइकली टू कंटेन द एक्चुअल पॉपुलेशन मीन। अपर एंड लोअर स्टैटिस्टिकल वैल्यूज, ये मिसाल में दोबारा हम जाते हैं। ये जब हम इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट SPSS के ज़रिए परफॉर्म करते हैं, तो ये कॉलम भी आ जाता है कॉन्फिडेंस इंटरवल का। लोअर वैल्यू भी आ जाती है, अपर वैल्यू भी आ जाती है। अब हमने करना क्या है, ये देखने के लिए कि डिफरेंस कितना की लार्ज है, दोनों ग्रुप्स के मीन को आपस में माइनस कर लेना है। माइनस करने से ये जवाब आया। अगर ये जवाब जो दोनों मीन्स को माइनस करने से जो जवाब आए वो अपर और लोअर लिमिट के दरमियान है, अपर लिमिट से लोअर लिमिट से बड़ा नहीं है, अपर लिमिट से नीचे नहीं है, तो फिर तो आप समझ लें कि आपकी डिफरेंस जो है वो लार्ज है। और ये जो ऑब्जर्व पी वैल्यू हमें शो कर रही थी डिफरेंस है, तो वो डिफरेंस लार्ज है और ये जवाब सही आया, ये डिफरेंस सही शो कर रही है, गलती से नहीं हुआ। लेकिन अगर इन वैल्यूज़ के अंदर नहीं है ये जवाब, तो फिर समझ लें कि स्टैटिस्टिकली कोई एरर आई है या डाटा की वजह से कोई एरर आई है जिसकी वजह से ये डिफरेंस शो हो रहा है, लेकिन प्रैक्टिकली मीनिंगफुल डिफरेंस नहीं है दोनों ग्रुप्स के व्यूज़ के दरमियान। तो कॉन्फिडेंस इंटरवल मज़ीद कन्फर्म कर देता है कि ये जो डिफरेंस शो हो रहा है हाइपोथेसिस टेस्टिंग के ज़रिए वो कितना लार्ज है, कितना मीनिंगफुल है, कितना प्रैक्टिकल है, या स्टैटिस्टिकल एरर की वजह से आया है। इसलिए हाइपोथेसिस टेस्टिंग के बाद कॉन्फिडेंस इंटरवल को भी एनालाइज कर लेना चाहिए ताकि उसके रिजल्ट्स को मज़ीद कन्फर्म हो जाए। उसके बाद हम बात करते हैं हाइपोथेसिस टेस्टिंग कॉन्फिडेंस इंटरवल के बाद बात होती तीसरी अप्रोच है इफेक्ट साइज अप्रोच। इफेक्ट साइज अप्रोच क्यों यूज़ की जाती है, उसकी दो वजूहत है। इट इज़ नॉट ओनली इम्पॉर्टेंट टू नो वेदर द स्टैटिस्टिकल टेस्ट वाज सिग्निफिकेंट। हाइपोथेसिस टेस्टिंग हमें सिर्फ ये बता देती है कि पी वैल्यू आपकी अल्फा लेवल से बड़ी है या छोटी है और डिफरेंस सिग्निफिकेंट है या नहीं, यस या नो में जवाब होता है। वो ये नहीं बताती कि कितना लार्ज है, वो लार्ज का फैसला करता है आपका कॉन्फिडेंस इंटरवल अप्रोच के ज़रिए, लेकिन कितना की मीनिंगफुल है, स्ट्रेंथ कितनी है रिलेशनशिप की, कितना मीनिंगफुल रिलेशनशिप है या कितना मीनिंगफुल डिफरेंस है, प्रैक्टिकली मीनिंगफुल है या नहीं, तो वो हमें बताता है इफेक्ट साइज। उसके लिए हमें इफेक्ट साइज कैलकुलेट करना पड़ता है। दिस इज़ द प्रोसीजर ऑफ कैलकुलेटिंग इफेक्ट साइज। इफेक्ट साइज कैलकुलेशन करके हमें पता चलता है कि कितना की मीनिंगफुल है और प्रैक्टिकली वो मीनिंगफुल है या नहीं। फार्मूला फॉर कैलकुलेटिंग इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट स्टैटिस्टिकल टेस्ट। ये ध्यान में रखें कि इफेक्ट साइज कैलकुलेट करने का फार्मूला टी टेस्ट के लिए और है, एनोवा के लिए और है, मैन विटनी यू टेस्ट के लिए और है। मुख्तलिफ जो टेस्ट्स है हाइपोथेसिस टेस्टिंग के लिए यूज़ होते हैं, सब के लिए इफेक्ट साइज कैलकुलेट करने के फार्मूलाज डिफरेंट हैं जो तो बुक्स में अवेलेबल है। रिसर्चर कैलकुलेट इफेक्ट साइज एंड रिपोर्ट देम इन टर्म्स ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन यूनिट्स। इफेक्ट साइज कैलकुलेट करके स्टैंडर्डाइजेशन यूनिट्स की फॉर्म में रिपोर्ट किए जाते हैं। मिसाल के तौर पर टेबल 1 जो है, जो कि
दोबारा टेबल 1 पे हम जाते हैं। टेबल 1 में इफेक्ट साइज है 2.154, ये लार्ज इफेक्ट साइज है। इससे पता क्या चलता है कि स्मोकर और नॉन स्मोकर के डिप्रेशन में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। जो नॉन स्मोकर है, जो स्मोकर है वो 2 गुना ज़्यादा, 2 स्टैंडर्ड डेविएशन ज़्यादा से मुराद है, 2 गुना ज़्यादा डिप्रेस होता है नॉन स्मोकर की निस्बत। तो अब आप गौर करें तो आपको पता चलेगा कि जब आपने हाइपोथेसिस टेस्टिंग की, ऑब्जर्व्ड पी वैल्यू ने बता दिया कि डिफरेंस है दोनों के दरमियान। डिफरेंस कितना है, लार्ज कितना है डिफरेंस, वो हमें पता चला कॉन्फिडेंस इंटरवल के ज़रिए कि डिफरेंस लार्ज है। लेकिन उसका स्ट्रेंथ क्या है, उसका मैग्नीट्यूड कितना है, वो उसकी शिद्दत कितनी की है, तो वो हमें इफेक्ट साइज से पता चला। इफेक्ट साइज ने बता दिया हमें कि डिप्रेशन की शिद्दत स्मोकर में नॉन स्मोकर की निस्बत 2 गुना ज़्यादा होती है, 2 स्टैंडर्ड डेविएशन ज़्यादा होती है। तो इस तरह ये तीनों अप्रोचेस जो हैं हाइपोथेसिस टेस्टिंग की या इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स में यूज़ होने वाली, इनके फंक्शंस मुख्तलिफ हैं। हाइपोथेसिस टेस्टिंग हमें सिर्फ ये बता देता है कि डिफरेंस है, कॉन्फिडेंस इंटरवल हमें साथ ये भी बता देता है कि कितना की लार्ज है, और इफेक्ट साइज हमें ये बताता है कि शिद्दत कितनी है उसकी, वो प्रैक्टिकली मीनिंगफुल कितना की है, वो प्रैक्टिकली उसमें कोई सेंस निकलती है या नहीं निकलती। तो इस तरह ये तीनों अप्रोचेस हमें हाइपोथेसिस इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स, ये तीनों अप्रोचेस हमें एक दूसरे को कंफर्म करती हुई नजर आती है। हाइपोथेसिस टेस्टिंग को कंफर्म करता है कॉन्फिडेंस इंटरवल, और कॉन्फिडेंस इंटरवल और हाइपोथेसिस टेस्टिंग दोनों के रिजल्ट्स को कंफर्म करता है इफेक्ट साइज। तो ये एक दूसरे को कंफर्म करते हैं, एक दूसरे के सपोर्टिंग है। और ये बात भी ध्यान में रखें कि SPSS हमें इफेक्ट साइज कैलकुलेट करके नहीं देता, इफेक्ट साइज हमें खुद कैलकुलेट करना पड़ता है। SPSS does not provide effect size values for statistical test. It can however be calculated using the information provided in the output. For example, इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट में इफेक्ट साइज कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना होता है, मीन 1 और मीन 2 को, दोनों ग्रुप्स के मीन्स को आपस में माइनस कर लें, जैसे ये माइनस करके आया, और फिर स्टैंडर्ड डेविएशन वेटेड पर डिवाइड करें। स्टैंडर्ड डेविएशन वेटेड का फार्मूला क्या है कि दोनों स्टैंडर्ड डेविएशंस को प्लस करके 2 पे तकसीम कर दें, जो जवाब आएगा वो स्टैंडर्ड डेविएशन वेटेड कहलाएगा। तो इस तरह हम इफेक्ट साइज कैलकुलेट कर सकते हैं, बट द फार्मूलाज फॉर कैलकुलेटिंग इफेक्ट साइज आर डिफरेंट फॉर डिफरेंट हाइपोथेसिस टेस्टिंग टेस्ट्स। It is different for t-test, it is different for ANOVA, it is different for mean weight u-test, लेकिन वो सारे के सारे अवेलेबल हैं बुक्स में। वो SPSS बताता है, फार्मूले के साथ साथ बताता है। SPSS मैनुअल में फार्मूले मौजूद हैं। अब हम इफेक्ट साइज की, अब इन टेबल 1 इफेक्ट साइज रिपोर्टेड इज 2.154. This means that the average smoker would be over 2 standard deviation than a non-smoker in terms of depression। यानी स्मोकर जो है, ये बात हम पहले भी कर चुके हैं, दोबारा दोहरा रहा हूँ मैं, कि स्मोकर जो है वो ज़्यादा डिप्रेस्ड है, 2 गुना ज़्यादा डिप्रेस्ड है नॉन स्मोकर की निस्बत। ये इफेक्ट साइज कैलकुलेट करने से हमें पता चला, ये हाइपोथेसिस टेस्टिंग से हमें पता नहीं चला, ना कॉन्फिडेंस इंटरवल कैलकुलेट करने से पता चला। इफेक्ट साइज ने हमें बताया कि शिद्दत कितनी है, स्मोकर कितना ज़्यादा डिप्रेस होता है नॉन स्मोकर की निस्बत। दिस इज़ अ लार्ज डिफरेंस इन न प्रैक्टिकल सेंस, यानी प्रैक्टिकली हमें पता चल गया कि डिफरेंस जो है वो मीनिंगफुल है और बहुत ज़्यादा है। डियर स्टूडेंट्स, ये इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स के कंसेप्ट बड़े जामे अंदाज में मैंने आपके सामने पेश किए हैं। इनकी डिटेल के लिए और इनको सही कंसेप्ट क्लियर करने के लिए मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ, बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि बुक को पढ़ें, बुक के रेलेवेंट चैप्टर्स को पढ़ें, बुक के रेलेवेंट पेजेस को पढ़ें, फिर आपके कंसेप्ट ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे। थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग मी अटेंटिवली एंड अल्लाह हाफ़िज़।